बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको प्रोग्राम सच के साथ में नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं। अफ़गानिस्तान में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर आज भी हम बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने वहाँ पर निगरान हुकूमत के क़याम के सिलसिले में मुशावरत का आगाज़ कर दिया है। वहाँ पर से गैर मुल्की लोगों का और अफ़गान का इनखला भी जारी है। लेकिन इसके साथ साथ अब इतलात आ रही हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल काबुल के इर्द गिर्द तालिबान ने संभाल ली है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीकी अफवाज का इनखला भी तकरीबन वहाँ से मुकम्मल हो चुका है। एयरपोर्ट के 3 हिस्सों से अमरीकी अफवाज जा चुकी है, एक हिस्सा अब भी उनके पास है, लेकिन तालिबान ने 3 हिस्सों का कंट्रोल संभाल लिया है और इसके साथ साथ काबुल की इर्द गिर्द की सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी उन्होंने संभाल लिया है। इतलात ये भी आ रही हैं कि काबुल एयरपोर्ट के इंतज़ाम को टेक्निकल बुनियादों पर इस इंतज़ाम को चलाने के लिए तालिबान का तुर्की और कतर से मुआहदा होने जा रहा है। टेक्निकल जो मामलात हैं वो तुर्की और कतर इस एयरपोर्ट के देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। पाकिस्तान का किरदार इसलिए भी अहम है कि पाकिस्तान से आलमी बरादरी ने यह अपील की थी कि वहाँ पर मुख्तलिफ इदारे जिनमें वर्ल्ड बैंक, IMF और दीगर जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनके एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, उनके इनखला में पाकिस्तान उनकी मदद करे। पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है और वहाँ पर पाकिस्तान का सफारत खाना भरपूर तरीके से मुतहर्रिक है, सरगर्म है और पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान में मंसूर अहमद ख़ान, वो भी वहाँ काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी न सिर्फ अब इनखला के अमल में बल्कि इससे पहले मुख्तलिफ जो धड़े थे अफ़गान क़यादत के, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और पाकिस्तान हर सूरत में ये चाहता है और पाकिस्तान की ये कोशिश है कि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान तश्कील पाए। तालिबान की अगर हुकूमत बनती है या वहाँ पर जो नुमाइंदा लोग हैं उनकी इंक्लूसिव हुकूमत बनती है तो उसके तमाम आलमी बरादरी के साथ, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम आलमी बरादरी के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों। वहाँ पर से इनखला का अमल किस मरहले तक पहुँचा है और क्या सूरत हाल है और आलमी बरादरी पाकिस्तान की इन कोशिशों को कैसे देख रही है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं काबुल से अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब मंसूर अहमद ख़ान। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर ख़ान साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में आज खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया। आप फरमाइएगा मंसूर अहमद ख़ान साहब, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं अफ़गान के इनखला के हवाले से, जो वहाँ से आना चाह रहे हैं, जो गैर मुल्की लोग हैं वहाँ से इनखला करना चाह रहे हैं, उसमें बड़ा भरपूर किरदार है और जिसकी आलमी पजीराई भी हो रही है। आपके कमेंट प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे मौका देने का। देखिए आज पूरे कल तकरीबन पूरे 2 हफ्ते हो जाएंगे इस बात को, जबकि अफ़गानिस्तान से गुज़िश्ता हुकूमत रुखसत हुई थी और तालिबान यहाँ दाखिल हुए थे। उसके साथ ही एक चूँकि बेयकीनी की कैफ़ियत आई थी, कोई हुकूमत अभी तक कायम नहीं हो सकी है, तो इसलिए एक इवैक्यूएशन का प्रोसेस अमल में देखने में आया। एक तो गैर मुल्की फ़ौजी जो US और नेटो और कंट्रीज़ की अफवाज की इवैक्यूएशन थी, लेकिन साथ ही बहुत से अफ़गान जो US और नेटो और मगरबी ममालिक जिनको साथ लेकर जाना चाहते थे, जो उनके साथ काम करते रहे थे, उनका एयरपोर्ट पे उनका बड़े क्राउड्स देखने में आए। और फिर जो बहुत से इदारे यहाँ पे इंटरनेशनल इदारे काम कर रहे हैं, वो भी इस बेयकीनी की कैफियत में उन्होंने कोशिश की कि उनके लोग करीबी ममालिक में शिफ्ट हों, जैसे टेम्परेरी रीलोकेशन। और इसके लिए पाकिस्तान जो है सबसे बड़ी उनके लिए लोकेशन के तौर पर सामने आया। इस प्रोसेस में हमने बहुत फैसिलिटेशन का किरदार अदा किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को हेल्प प्रोवाइड की जिस तरह से भी हम कर सकते थे। पाकिस्तानियों के इनखला तो हमने जल्दी ही मुकम्मल कर लिया था, लेकिन जो यहाँ से गैर मुल्की या अफ़गान जाना चाहते हैं उनको हम गुज़िश्ता 2 हफ्ते में पूरी तरह सपोर्ट करते रहे। पहले तो हमने जो PIA की स्पेशल परवाज़ों के ज़रिए निकाला, लेकिन बाद में एयरपोर्ट पर हालात काफ़ी चूँकि पेचीदा हो गए थे, वहाँ पे एक्सेस के इश्यूज थे, मुश्किल हो गई थी। और फिर सिविल एविएशन का अमला वहाँ से हट जाने की वजह से सिविलियन साइड जो एयरपोर्ट की वो तकरीबन बंद हो गई थी, बंद है अभी तक। तो फिर हमने उसके बाद जिन लोगों को हम डेली बेसिस पे यहाँ से भिजवा रहे हैं वो तोरखम के रास्ते भिजवा रहे हैं। उसके लिए हम उनको जो वीज़ा रिक्वायर्ड होता है वो इशू करते हैं।
और फिर उनकी एक परमिशन, पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक सेल है जो 24 घंटे की बेसिस पे काम कर रहा है, वो परमिशन देता है और यहाँ से फिर हम उनको तोरखम के जरिए बाहिफाजत पहुंचाते हैं। और अभी तक ये काम बड़ी एफिशिएंसी के साथ, बड़ी एफिशिएंटली ये चल रहा है ये काम। ठीक है मंसूर साहब, ये जो काबुल एयरपोर्ट पर वाक़या हुए हैं, यकीनी तौर पर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़े थे। पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत की, पाकिस्तान ने भी मजम्मत की और बेगुनाह लोग, मासूम लोग इसमें मारे गए। उसके बाद यकीनी तौर पर सूरत हाल काफ़ी मुश्किल है, वहाँ पे काम करना भी काफ़ी मुश्किल है। लिहाजा पाकिस्तान बड़े भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि जैसे आप फरमा रहे हैं कि एयरपोर्ट तो ज़ाहिर है कि अब उस तरह से ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं वो बाय रोड आ रहे हैं और उनकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसको भी यकीनी बनाया जा रहा है। और उसके लिए ज़ाहिर है तालिबान जो अभी जो मौजूद हैं, ज़ाहिर है हुकूमत तो नहीं बनी, उनके साथ भी राब्ते मौजूद हैं ताकि वो बड़े पुरअमन तरीके से बॉर्डर क्रॉस करें। जी बिल्कुल, देखिए जो जिनको हम चूंकि एयरपोर्ट पे कल ये हमला हुआ है दाइश का, ये बहुत ही दर्दनाक मनाजिर देखने में आए। 170 लोगों की हलाकत हुई, अफगान बड़ी तादाद में हलाक हुए, लेकिन साथ ही अमेरिका के 13 फौजी भी इसमें हलाक हुए। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक किस्म का सानहा था और इससे काफ़ी खौफ और सरासीमगी भी फैली है। ये दाइश का जो थ्रेट है ये यहाँ पे अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा थ्रेट रहेगा, चैलेंज रहेगा और इससे आने वाली हुकूमत जो होगी उसको निमटना पड़ेगा। जहाँ तक ये इनखला का ताल्लुक है, हमने चूंकि मिलिट्री साइड पे से यूएस ऑपरेट कर रहा है अपनी फ्लाइट्स, तो जो मिलिट्री फ्लाइट्स हैं वो तो अपने इवैक्यूज को लेकर वेस्टर्न ममालिक की तरफ जा रहे हैं और सिविलियन साइड से चूंकि फ्लाइट्स बंद हो गई थी तो इसलिए हमने लैंड रूट के जरिए जिन लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं वो किया। इस धमाके से पहले तक हमने जो जो लोग जैसे टर्किश नेशनल थे, कुछ यूएस नेशनल थे और भी दीगर कौमियतों के लोग थे, उनको एयरपोर्ट तक पहुंचाने का काम भी अंजाम दिया, बाहिफाजत एयरपोर्ट तक पहुंचाने का। तो इन मामलात में हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एंगेज्ड रहे। टर्किश एम्बेसी, नेटो की सिफारत और नेटो के मिशन के साथ हम इन टच रहे और दीगर जो यहाँ पे अफगानिस्तान में अभी तक मौजूद हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज की एम्बेसी भी उनमें शामिल हैं, उनमें रीजन के ममालिक की एम्बेसीज भी शामिल है, उनसे हमारा राब्ता है। और अब ये एम्बेसीज, रीजन के कंट्रीज की एम्बेसीज यहाँ पे मौजूद है, रूस भी मौजूद है, चीन भी मौजूद है, तुर्की के सफीर जो इवैक्यूएशन के लिए कुछ अर्से से एयरपोर्ट पर थे वो भी अब वापस एम्बेसी में आ गए हैं और अब डिप्लोमेसी में दोबारा से फ़ाल हो गए हैं। तो हम आइंदा, और ईरान के सफीर मौजूद हैं, तो हम आने वाले दिनों में, और हमें उम्मीद है कि वेस्टर्न कंट्रीज भी किसी न किसी तरह से अपनी एक सिफारती मौजूदगी यहाँ रखेंगे ताकि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है आगे, जिसमें एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का अमल है, ये जो पीस प्रोसेस 2 साल से चल रहा था, इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अमल है, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन हो ताकि यहाँ पे एक ऐसी हुकूमत बन सके जो अफगानिस्तान के अवाम की नुमाइंदा भी हो, तमाम तबकात की नुमाइंदा हो, उसको बैनुल-अक़वामी बरादरी की भी हिमायत हासिल हो और उसका अफगानिस्तान के तमाम इलाकों पर भी कंट्रोल हो ताकि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स की यहाँ पनाहगाहें हैं, खा वो दाइश हो, अलकायदा हो, टीटीपी हो, ईटीआईएम हो, आईयूएम हो, इनका भी कलाकमा किया जा सके आइंदा आने वाले महीनों और सालों में। अच्छा, ये मंसूर साहब, अभी गुज़िश्ता रोज़ ही अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम तालिबान के साथ जो ताल्लुक़ात हैं वो अपने मफादात की बुनियाद पर ही रखेंगे और उनका आइंदा का तर्ज़ अमल देख कर ही रखेंगे। ये एक तरह से इशारा है कि वो लोग अपने इत्तेहादियों से भी मुशावरत कर रहे हैं कि वर्किंग रिलेशनशिप कैसे कायम किया जाएगा। ये आपकी नज़र में एक इंतहाई अहम पेशरफ्त है एक ऐसे वक्त में कि आज ही हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि अफ़गानिस्तान को पहले जैसे तनहा न छोड़ा जाए, क्योंकि अगर तनहा छोड़ा जाएगा तो इसका नुकसान होगा। तो आप समझते हैं कि ये भी एक अहम पेशरफ्त होगी और फिर अगर जल्द से जल्द एक इंक्लूसिव हुकूमत वहाँ पे कायम हो जाए तो ये एक खिला पैदा हो रहा है, ये खिला भी ख़त्म हो जाएगा? जी देखिए, ये जो पीस प्रोसेस था
ये कि अफगान पीस प्रोसेस ये इंटरनेशनली सुपरवाइज्ड प्रोसेस था। इसमें तमाम बैनुल-अक़वामी बरादरी की इसको हमायत शामिल थी। इसमें जो कुलीदी किरदार एक ग्रुप आपको मालूम है अदा कर रहा था, उसको हम ट्रोइका प्लस या एक्सटेंडेड ट्रोइका कहते हैं, जिसमें 4 ममालिक शामिल हैं। इसमें यूएस है, रशिया है, चाइना है और पाकिस्तान है। तो ये इन ममालिक की ख़ास सुपरविजन में या ख़ास उनकी फैसिलिटेशन के ज़रिए ये पीस प्रोसेस चल रहा था। और इस पीस प्रोसेस में जो अंडरस्टैंडिंग दोनों अफगान साइड्स में जो जिसमें अफगान तालिबान भी शामिल हैं, अफगानिस्तान की के दीगर लीडरान भी शामिल हैं, वो अंडरस्टैंडिंग यही थी कि वहाँ पे एक इंक्लूसिव हुकूमत का क़याम अमल में आए, जिसमें तालिबान भी हों, दूसरे लोगों की भी शमूलियत हो, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट हो, जिसमें विमेन राइट्स भी शामिल हैं, विमेन की एजुकेशन के मसाइल और मामलात भी शामिल हैं, इसी तरह रूल ऑफ लॉ हो। तो मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है जब चूंकि ये बैनुल-अक़वामी या इंटरनेशनल कम्युनिटी की निगरानी में ये अमल इस स्टेज तक पहुंचा है। अब इस पे अफगान्स को अफगानिस्तान अपने मुल्क के अंदर एक ऐसे सियासी निज़ाम, एक ऐसी सियासी फ़हमत और एक ऐसी हुकूमत का क़याम करना है जो इंक्लूसिव हो, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट हो, जिसमें रूल ऑफ लॉ हो। तो इस बुनियाद के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना सिर्फ इनके साथ एंगेज भी रहेगी, बल्कि अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में भी किरदार अदा कर सकेगी। तो एक हिस्सा है जो इस वक्त अफगान्स के ऊपर है, अफगान्स की जिम्मेदारी है जो उन्होंने पूरा करना है, और दूसरा हिस्सा है फिर बैनुल-अक़वामी बरादरी ने अपना रोल प्ले करना है उसमें। मंसूर साहब, ये अहम मामला जो अमन व अमान के हवाले से है, ये जो कुछ काबुल एयरपोर्ट पर हुआ है, उसके बाद तालिबान ने भी कहा है कि एक तरफ गैर मुल्की अफवाज निकल जाएं तो फिर हम अमन व अमान के हवाले से कुछ फ़ैसले करेंगे और हम ये फ़ैसले लेंगे। फिर पाकिस्तान की जो टीटीपी है, उस हवाले से भी पहले ही तालिबान के बयानात आ चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये भी एक बहुत अहम पेशरफ्त है कि जिसमें हम हमेशा से अफ़गानिस्तान से ये कहते रहे हैं कि उनकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल हो। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम अफगानिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं, 6 मुल्क जो कुल जिनके बॉर्डर्स लगते हैं अफगानिस्तान के साथ, वो तमाम के तमाम यकजा तौर पर इस बात का इजहार करते रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी सूरत टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान टीटीपी और जेयूए के मुतालिक पाकिस्तान को तशवीश रही है। चाइना जो है वो ETIM से जो बदख्शां में पाई जाती है से खाइफ है। आइसिस और दाइश से तमाम ममालिक खाइफ हैं। इसके अलावा सेंट्रल एशियन ममालिक को भी टेररिस्ट ग्रुप थ्रेटन करते हैं, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि इस वक्त एक बैनुल-अक़वामी बरादरी या इंटरनेशनल कम्युनिटी की मौजूदगी से, उनकी सपोर्ट से एक ऐसा सियासी निज़ाम अफगानिस्तान के अंदर वजूद में आए जिसको अफगान अवाम की हिमायत हासिल हो, जहाँ पे जिसका कंट्रोल हो अफगानिस्तान के तमाम इलाकों पर, ताकि वहाँ से इस किस्म के ग्रुप्स के लिए जो सेफ हेवन्स या सेंचुरीज या जो स्पेस उनको मिलती है उसका खात्मा हो सके। यही एक तरीका है जिसके ज़रिए अफगानिस्तान को में देरपा अमन कायम किया जा सकता है और अफगानिस्तान के अवाम को और हमसाया ममालिक या रीजन के अवाम को इस किस्म के थ्रेट से सेव किया जा सकता है। मंसूर साहब, एक आखिरी नुक्ता बड़ा अहम कि ये जो इनखिला की अमल में हम मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से हमेशा से पाकिस्तान का बड़ा मस्बत किरदार रहा है। इन तमाम बातों से जो इस वक्त भी पाकिस्तान कर रहा है, इससे आलमी बरादरी तक भी ये पैगाम पहुँचने में आसानी होगी कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से हमेशा से मुखलिस रहा है। इस खित्ते के अंदर भारत और जो दीगर मनफी अनासर हैं, वो अपनी सरगर्मियों से पाकिस्तान को या पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करते रहे हैं। पाकिस्तान का बहुत बेहतरीन किरदार रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता 20 साल से जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यहाँ पे यूएस और नेटो की फौजें आई थी एक यूएन के मैंडेट के अंडर, पाकिस्तान ने उस वक्त से
बड़ा असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया था और इस बात पर ज़ोर देता रहा पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर कि इस मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है, इस मसले के सियासी हल की तरफ पेशरफ़्त करना ज़रूरी है। सियासी मुफ़ाहमत के ज़रिए एक इन्क्लूसिव गवर्नमेंट जिसमें तालिबान भी हों और दीगर ग्रुप्स या एथनिक कम्युनिटीज़ की शमूलियत भी हो, उसका आना ज़रूरी है। और अब 20 साल के बाद जब दुनिया इस मुकाम पर पहुँची है कि यहाँ से गैर मुल्की फ़ौजों का इनख़ला हो रहा है, तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, उसको बड़ी जस्टिफ़िकेशन मिली है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की पूरी सपोर्ट से इस सफ़र के इख्तिताम के करीब उम्मीद है कि हम पहुँचने को हैं। लेकिन इसमें एक अहम मरहला भी बाकी है और वो अहम मरहला है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान्स एक सियासी मुफ़ाहमत के ज़रिए एक सियासी निज़ाम, एक देरपा सियासी निज़ाम, एक हुकूमत का क़याम अमल में लाएँ और हमें उम्मीद है कि अफ़गान्स इस मौके को ज़ाया नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर अहमद ख़ान, काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर, हमसे तफ़सील से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि अहम मरहला इस वक्त अफ़गानिस्तान में यह है कि अफ़गानिस्तान के अंदर सियासी मुफ़ाहिमत के नतीजे में वहाँ पर एक नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत आए। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के बाद जिसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की है, तालिबान के लिए एक नया चैलेंज है। ये कितना बड़ा चैलेंज है और वहाँ पर तालिबान इस वक्त हुकूमत साजी के हवाले से क्या वहाँ पर सोच पाई जाती है या क्या मुशावरत हो रही है, इन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अफ़गान उमूर के माहिर जनाब समी यूसुफजई। बहुत शुक्रिया समी यूसुफजई साहब। आप बताइएगा कि कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं कि कुछ निगरान हुकूमत के लिए कुछ सोच विचार हो रही है, क्योंकि बहरहाल अफगानिस्तान में एक खिला तो मौजूद है, अभी तक हुकूमत है नहीं वहाँ पर। यकीनन एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। कोई हुकूमत नहीं है, तालिबान शहर में है और हुकूमत का कोई नाम निशान नहीं है। लोग बड़े अपसेट है, मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स बंद है और मेरे ख्याल में अब ये 31 तक शायद अमरीकी निकल जाए, तो उसके बाद तालिबान एक सोच विचार करके कोई काबीना ऐलान करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई निगरान हुकूमत होगा, कोई केयर टेकर हुकूमत होगा, वही तालिबान के हुकूमत होगी। और कल जो मेरे कुछ तालिबान के बड़ी लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि ये लोगों की डिमांड है, हमने कुर्बानियाँ दिया है। वो कह रहे हैं कि आप लोग अकेले हुकूमत बनाए। हाँ, अपने जो दूसरी ग्रुप से मसलन ताजिक में भी उज़्बक है, उज़्बक में भी ताजिक में भी तालिबान है, उज़्बक माइनॉरिटीज़ में भी तालिबान है, वहाँ से कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई निगरान हुकूमत होगा, कोई इंटरम सेटअप होगा। तालिबान खुद अपने दरमियान ये जिसको देना है वो देंगे और अक्सर जो मिनिस्ट्रीज़ है ऑलरेडी उनकी जो मेन मिनिस्ट्रीज़ है उनके पर कुछ लोग नॉमिनेट किस्म के हो चुके हैं। मसलन इंटीरियर मिनिस्ट्री पर हेलमंद सूबे का एक बड़ी मशहूर कमांडर है सदर इब्राहिम, वो उनके कंट्रोल में है। डिफेंस मिनिस्ट्री भी हेलमंद के एक और कमांडर है जाकिर, उनके कंट्रोल में है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी हेलमंद के एक बंदा है जिसका नाम है मुल्ला गुल आगा खान, उनके साथ है। स्टेट बैंक भी हेलमंद के लोगों के साथ है। तो लगता है कि जो लोग अभी एक किस्म के एक्टिंग मिनिस्टर के बिहाफ पे काम कर रही है, ये तालिबान के लिए मुश्किल होगा कि कितने बड़ी बड़ी लोगों को उस अहदों से अभी जो उन्होंने वहाँ पर एक किस्म का अपने खुद को मिनिस्टर करवा रहे हैं वो उनको हटा दे।
तो हुकूमत तो तालिबान का होगा, और मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी को और को हिस्सा देंगे। अलबत्ता जो जहादी ग्रुप्स है, जो साबिका हुकूमत के हिस्सेदार थे, वो कह रहे कि तालिबान, वो कह रहे कि उनके जो भी किरदार था उस पर हम बात नहीं करेंगे, उसको अफगानिस्तान में इज्जत से रहने देंगे, उनको बादरिंग नहीं करेंगे। लेकिन वो भी ये सोच छोड़ दे कि ये हुकूमत का दोबारा बन जाए, इसलिए कि ये जो 20 साल में जो तालिबान के साथ हुआ वो उनका एक हिस्सा थे, और अब उनके साथ अफगानिस्तान में तो वो रह सकते हैं, लेकिन हुकूमत के हिस्सा बनने के अच्छा समी शायद साहब, ये जो पंशेर से कुछ इतलात हैं कि क्या वहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ पे मामलात उस तरह से नहीं गए जंग की तरफ जैसे शायद कहा जा रहा था, वहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं अहमद मसूद के साथ तालिबान के? जी मुज़ाकरात हो रही है, लेकिन वो मुज़ाकरात बराए सरेंडर है। वो अहमद शाह मसूद के लिए वो कह रही है कि आप सरेंडर हो जाए। वहाँ पर अमरुल्लाह साले जो कि तालिबान का सबसे सरसख्त एक रहनुमा था, और पाकिस्तान के बारे में भी उनकी बड़ी सख्त ख्यालात थी, और अहमद शाह मसूद का जो बेटा है अहमद मसूद वो उधर है। लेकिन देखना यह है कि अब अहमद शाह मसूद के जो भाई है अमरुल्लाह साले, उनका ये ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान की हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे, रिकगनाइज नहीं करेंगे। और कल आपने देखा है कि अमेरिका के बड़े अहम सेनेटर ने ये ऐलान किया कि अफगान हुकूमत, जो तालिबान हुकूमत है, उनको कबूल न किया जाए। अहमद शाह मसूद के जो मसूद के जो लोग हैं उनको अफगानिस्तान की हुकूमत, उसको उनके साथ इसी तरह कैरे आन किया जाए, उनको अफगान हुकूमत का नुमाइंदा तस्वूर किया जाए। तो वो भी देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको क्या सपोर्ट दे सकते हैं, क्या वहाँ से उनको अमेरिका कोई सपोर्ट देंगे, कोई ड्रोन देंगे, क्या देंगे। लेकिन वो उस तरफ भी देख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि तालिबान भी इस हालत में नहीं चाहते कि एकदम एक लड़ाई शुरू हो। पंशेर का एक बड़ा मिसाली किरदार रहा है। रशियन के दौरान भी वो रशिया के खिलाफ पंशेर बड़ी मुश्किल से उन्होंने रजिस्ट किया। इसके बाद जब तालिबान की हुकूमत बनी उस वक्त भी पंशेर उनके दायरे इख्तियार में नहीं था। तो इस वक्त मेरे ख्याल में जो फ्रंट लाइन पे किस्म का तालिबान के लिए एक चैलेंज है वो वही पंशेर है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो दाइश है, जी जो बिल्कुल। कि तालिबान टाइप के एक गुरीला फोर्स बन रही है। वो हम्म। तालिबान पर हमले भी कर सकते हैं। अभी तो अमेरिकन एयरपोर्ट पर उन्होंने हमले कर दिया, जिस पर अमेरिकन भी मारे गए, अफगानिस्तान के लोग भी मारे गए बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि दाइश की बहुत बड़ी तादाद में अफगान तालिबान ने उनके साथ लड़ाई की, उनको मारा, तो अब वो अपना इंतकाम लेंगे। और इससे खबरें भी आ रही है कि कुछ और जो जहादी ग्रुप्स, उनका ये ख्याल है जो अफगानिस्तान में है, अगर पाकिस्तान अफगान तालिबान उस पर प्रेशर डाले तो वो भी दाइश की तरफ जा सकते हैं। चाहे ईस्ट तुर्किस्तान के हो सकता है कि टीटीपी के कुछ लोग हो सकता है कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग हो, वो भी अगर अफगान हुकूमत या तालिबान हुकूमत उस पर प्रेशर डाले तो वो भी एक ग्रुप बना सकते हैं, जो कि फिर पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। तो एक गंभीर सूरत हाल है, और अभी निकलने तालिबान के लिए इन चीज़ों को टैकल करना एक ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल एक देहाती माहौल के लोग हैं, वहाँ पर आकर हुकूमत चलाना, फिर इस तरह काउंटर इंसर्जेंस ग्रुप्स उनके खिलाफ मौसर इकदाम करना, एक लंबा सफ़र तालिबान के लिए काफ़ी है, जो काफ़ी चैलेंजेस भी है और काफ़ी मुश्किलात भी है। लेकिन तालिबान तो आज भी ये कह रहे थे कि उनके पास तजर्बा है और वो एक बार जब गैर मुल्की अफवाज यहाँ से निकल जाएं तो फिर वो इनको टेकअप करेंगे और दाइश के ख़िलाफ़ और इस किस्म के जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके ख़िलाफ़ वो एक्शन लेंगे। देखिए, अब तालिबान अगर वो अपने खुद को हुकूमत कहते हैं तो सिर्फ लड़ाई की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, लोगों को कुछ डिलीवर भी करना है, लोगों को सेटिस्फाई भी करना है, लोगों पर जो उनके जो लोगों के तवक्कुआत है वो भी, अब चूंकि वो स्टेट बन रही है, हुकूमत बन रही है, तो क्या उन्होंने हुकूमत इसीलिए लिया कि सिर्फ वो दाइश से लड़ेंगे? ठीक है, वो कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान इसकी कैपेबल नहीं है, उनके कैपेसिटी इतनी मजबूत नहीं है। उनके हुकूमत का क्या तजुर्बा था, वो क्या हुकूमत था जो उन्होंने 2001 तक बनाया था? वो तो एक अफगानिस्तान, एक कंडरिस्तान था या कब्रिस्तान था, वहाँ पर उनकी हुकूमत थी, ना कोई ज़िंदगी की रौनक थी। अब थोड़ा सा रौनक बन गया 20 सालों में। अब वो लोगों को डर है कि शायद ये रौनक फिर ख़त्म हो जाए। लोग अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में ईरान और पाकिस्तान की तरफ भाग रही है। आज मैंने कुछ लोगों से बात की, ईरानियन बॉर्डर के नज़दीक वहाँ पर हज़ारों फैमिलीज है, पार्क्स और दश्तों में पड़ी हुई है, वो जाना चाहते हैं, बड़ी तादाद में पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। बावजूद कि जो लोग पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं उनका ज़हन ये है कि वो इधर से
बाहर मुल्कों में चले जाएंगे, जो कि नामुमकिन है, इतने आसान भी नहीं है कि वो पाकिस्तान जाकर फिर वहाँ से वेस्ट में सेटल हो जाए। अभी जो कुछ हो रहा था एयरपोर्ट में, वो एक इमरजेंसी सूरत हाल था, एक और सिनारियो था। अब मेरे ख्याल में जिस अंदाज से लोग भाग रहे हैं, जो लोग तालीम याफ्ता लोग हैं, और उनके तालिबान के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। वो ठीक है, आप उनको ऑफर भी देंगे, लेकिन ऑफर के साथ उनके वो आपके हर अमल पर और हर जो जो नॉर्मल लाइफ है उसके हर चीज़ पर आपको वो उनके साथ एक कन्फेडरेशन होगा। तो मेरे ख्याल में तालिबान के चैलेंजेस बढ़ रही है, आसान नहीं है हुकूमत चलाना। 20 सालों में हुकूमत के खिलाफ जो अफगान मीडिया था वो बड़ा मजबूत था, वो उनके खिलाफ बोल रहा था, बावजूद कि अशरफ गनी एक कमज़ोर हुकूमत थी, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया और सिविल सोसाइटी काफ़ी मजबूत थी। अब तो मेरे ख्याल में वो भी नहीं है, तो लोग काफ़ी परेशान है। लोग कह रहे हैं कि तालिबान, इसके शक है कि तालिबान शायद कुछ भी डिलीवर ना कर सके, तो यही शक की वजह से लोग एतमाद खो रही है और लोग भाग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया समी यूसुफजई, अफगान उमूर के माहिर, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि यकीनी तौर पर अफगान तालिबान के लिए वहाँ पर हुकूमत बनाने के हवाले से बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे कि हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हुए हैं, हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन नज़र आती है। दूसरी जानिब डगमगाती हुई PDM एक बार फिर इकट्ठी हुई है। न उनके पास अवामी फलाह का एजेंडा पहले था, ना अब है। देखते हैं आगे क्या होता है, एक ब्रेक के बाद। मैंने आपको कभी गुस्से में नहीं देखा। हमारे घर में गुड कॉप बैड कॉप होता है, तो मैं हमेशा गुड कॉप होती हूँ। कितने लोग मिलते हैं ऐसे जो कहते हैं हम आपको बचपन से देख रहे हैं। बहुत लोग मिलते हैं, सफेद दाढ़ी, और मेरे पास आके कहने लगे कि मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा मेरे बचपन से आपका कभी मॉडर्न होने को दिल नहीं किया? क्या आप भी स्लीवलेस पहने? वल्गर होने में और मॉडर्न होने में बहुत फर्क होता है। ऐसे लोगों को बाज़-औक़ात अवार्ड मिल जाते हैं जिन्हें लोगों को भी सुन के हैरत होती है। मैं चाहती भी नहीं कि मेरा नाम भी उन लोगों में आए। आप किन चीज़ों से इम्प्रेस होती हैं? ऐसे लोगों से मिलना अच्छा लगता है जिनमें पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। आओ, मुझे याद आया कि तारिक भाई ने काफ़ी अरसा आप पे नजर रखी। इतनी खूबसूरत बीवी को आपने क्यों बाहर निकलने दिया? शुरू में जब इनकी रिकॉर्डिंग होती थी तो मैं जाता था। और बच्चों को कौन रखता था? बच्चे भी साथ जाते थे। अच्छा, दोनों एक ही पार्टी को वोट देते हैं या मुख्तलिफ? नहीं, हम दोनों खान साहब के सपोर्टर्स हैं। ठीक है। तारिक भाई कितनी की लड़ाइयाँ होती हैं? मैं सुनती नहीं, मैं बंद कर लेती हूँ अपने कान। अबे चल। वाह, बहुत सारी आपने मेमोरीज इकट्ठी की हुई हैं। हाँ, किसकी तारीफें ज्यादा होती थी? लड़कियां मेरी करती थी, लड़के इनकी। ललापा की सालगिरह भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत को 3 साल हो गए हैं। हुकूमत अपनी कारकर्दगी से काफ़ी मुतमईन नज़र आती है। हुकूमत कहती है कि उसने मईशत के मैदान में भी कई अहम काम किए हैं और गवर्नेंस के हवाले से भी उसने कई अहम काम किए हैं। जिस सूरत हाल में गुज़िश्ता हुकूमत जो मामला छोड़ गई थी, मौजूदा हुकूमत ये कहती है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कि उन्होंने एक भरपूर जद्दोजहद के नतीजे में और बड़ी मेहनत करके मामलात को एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्क फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, इंतहाई दिवालियापन के करीब पहुंच चुका था, उन्होंने भरपूर मेहनत की और माशी एतबार से उन्होंने कई अहम काम किए जिससे मुल्क की मईशत की समत दुरुस्त हो गई। GDP में भी इजाफा हुआ। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे मामलात थे जिनमें हुकूमत ने मेहनत की। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी आगे बढ़ा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर था वो भी आगे बढ़ा। हुकूमत काफ़ी मुतमईन नज़र आती है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि डगमगाती हुई मुनक़सिम PDM एक बार फिर इकट्ठी हो रही है और कराची में एक जलसा किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत इससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब दिखाई नहीं देती। शायद वजह यह है कि अब अपोजिशन हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत के लिए और भी बड़े चैलेंजेस हैं जिनको उसने सर करना है। उनमें जो बेरोज़गारी है, महंगाई का मसला है, वो भी एक अहम मामला है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तनकीद कर रही है, तो दूसरी जानिब ये मुनक़सिम अपोजिशन दोबारा
इकट्ठी हुई है। ये इकट्ठी तो हुई है, लेकिन आज वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भरपूर तरीके से अपोजिशन पर तनकीद की। नून लीग के हवाले से उनका ये कहना था कि पहले शहबाज शरीफ ये तो वाजे करें कि उनकी पार्टी की जो लीडरशिप है वो किसके पास है। उन्होंने क्या कहा, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। सबसे पहले मेरा मशवरा ये है शहबाज शरीफ साहब को भी कि वो जलसे करने के बजाय पहले नून लीग के अंदर फैसला करें कि लीडर कौन है। आधे लोग मरीम नवाज के पीछे लगे हुए हैं, आधे लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने शादियां अटेंड करनी हैं या उन्होंने सियासत करनी है। हुकूमती नुमाइंदे जमशेद इकबाल चीमा हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जमशेद साहब, अपोजिशन एक बार फिर जलसे जुलूस की तरफ जा रही है, आप तो इससे डिस्टर्ब नहीं होंगे ना? हुकूमत मुतमईन नजर आ रही है अपनी 3 साल की कारकर्दगी से? देखिए, दो बातें हैं, दो बातों से इत्मीनान वाली बात। एक तो यह है कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन की जो एक तजादात है वो बड़े नुमायाँ हैं। आज जो जलसे मीटिंग के बाद जो सोमरू साहब हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, शायद ये क्या सिंध के इंचार्ज हैं, ये जमीयत उलमा इस्लाम वाले, उन्होंने कहा कि हमारे जलसे में औरतें नहीं आएंगी, औरतों को हम नहीं आने देंगे। सो कहने का मतलब ये है कि ये 21वीं सदी में एक पार्टी के जो ज़िम्मेदार हैं वो कह रहे हैं कि हमारे जलसे में औरतें नहीं आएंगी। सो ये किस किस्म की, फिर इसमें इसी PDM में कुछ लोग हैं जो इस मुल्क को नहीं मानते, कुछ लोग इस मुल्क के आइन को नहीं मानते, कुछ लोग अफ़गानिस्तान में दफन होना पसंद करते हैं, कुछ लोग अपने रिश्ते अफ़गानिस्तान से उनका जिक्र करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमने पाकिस्तान बनाया था, कुछ लोग कहते हैं हमने पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। सो इतने मुतज़ाद जो नज़रियात के लोग हैं वो कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर ये जो आप कह लें मुस्लिम लीग नून है वो बैगिंग कर रही है फॉर NRO या एक कोई छोटी मोटी रियायत, और फजल रहमान साहब जो है वो इस्तीफ़े की बात कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून जो सारे ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही है। सो इसमें आप कह लें कि जब इतनी मुनक़सिम आपकी अपोजिशन हो तो फिर आप कह लें परेशानी नहीं होती। और दूसरा ये कि अपोजिशन के लोग दागदार हैं। जो इस वक्त देखें जो कायद हैं, ताहयात कायद मुस्लिम लीग नून के, उनकी सूरत हाल ये है कि वो उनके में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि घर से बाहर निकलें और कोई उनको चोर ना कहे, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हों, शादी करने जाएं, किसी स्टेडियम में चले जाएं, किसी काफ़ी पीने चले जाएं, वॉक करने चले जाएं, तो उन्हें वॉक करने नहीं लोग देते। और वो ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी हों, वो दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों से, मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग जो हैं उनके ऊपर थीव चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। सो इस तरह के बंदे की सियासत क्या और सियासत आप कह लें क़ियादत क्या, वो कुछ भी नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अपोजिशन तो कोई नई बनेगी, कोई नई चीज़ आएगी। ये जो मौजूदा क़ियादत है फजल रहमान साहब की शक्ल में, या जरदारी साहब या क्या नाम है फजल नवाज शरीफ साहब, ये क़ियादत तो नहीं करती। अच्छा, ये जमशेद इकबाल चीमा साहब, बयानिया पकड़ा है, इस बयानिए के साथ रियासत में नहीं रहा जाता। ठीक है चीमा साहब, और दूसरी इसमें जो आपका सवाल था कि जी हमारी परफॉर्मेंस के हवाले से कि क्या वो चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि वो आपको स्ट्रेंथन करती हैं हुकूमत में रहते हुए? देखें, हमें बेसिकली पहले आपने लफ्ज़ किया कि हम कोई डिफ़ॉल्ट के करीब थे, ये लफ्ज़ गलत है, हम डिफ़ॉल्ट कर चुके थे। इसे कहते हैं टेक्निकल डिफ़ॉल्ट। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट ये होता है कि आपके पास 3 महीने की इंपोर्ट को आप स्पॉन्सर ना कर सकें। 3 महीने की इंपोर्ट के लिए आपके पास पैसे ना हो, 3 महीने की इंपोर्ट प्लस आपकी जो यू कैन से कि होती है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जो पैसे लगे होते हैं दुनिया के, जो इसे कहते हैं करंट जो इन्वेस्टमेंट होती है, करंट इन्वेस्टमेंट अगर वापस मांग ली जाए तो वो वापस करने के लिए पैसे आपके पास होने चाहिए। यानी 3 महीने की इंपोर्ट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक एक्सचेंज में वो। लिहाजा उस वक्त जब हमारे पास हुकूमत आई तो उस वक्त ये दोनों मिला के पैसे से थोड़े थे। इसे फाइनेंस की ज़ुबान में, ये आप कह लें इकनॉमिक्स की ज़ुबान में कहते हैं टेक्निकल डिफ़ॉल्ट। हमें टेक्निकली डिफ़ॉल्ट मुल्क मिला था, ये डिफ़ॉल्ट के करीब नहीं था, ये पहले तस्हीह कर लें, ये डिफ़ॉल्ट मुल्क मिला था हमें। अब ये 3 साल अगर देखें तो 3 साल में पहला जो इशू था वो तो यह था कि इस डिफ़ॉल्ट से बाहर निकलें।
हम उस डिफ़ॉल्ट से बाहर निकले, फिर 1.5 साल अगला आ गया कोरोना का। अब कोरोना और डिफ़ॉल्ट से बाहर निकल के आज $27.5 बिलियन के हमारे पास रिजर्व्स हैं, जो तारीख़ में कभी भी नहीं थे। दूसरा ये कि 11 साल बाद हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी या ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ी। फिर ये कि कई साल से हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस है वो $20 अरब के लगभग रुकी हुई थी, वो 29 साढ़े 29 पे इस साल चली गई। और जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था वो आप कह लें बहुत बड़ा था, जो सरप्लस में चला गया, या आप कह लें कि अब इक्वल आ गया। फिर इस साल अगर आप इंपोर्ट को देखें तो $10.5 अरब की मशीनरी इंपोर्ट हो रही है। ये कौमों की ज़िंदगी में बड़े ही जिसे कहते हैं ना 7 दिन होते हैं, ये बड़े ही मुबारक वाले दिन होते हैं कि मशीनरी अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं। मशीनरी इंपोर्ट वो करते हैं जो हाईटेक मशीनरी होती है, वो इंपोर्ट नॉर्मली होती है। सो हाईटेक मशीनरी अगर $10 अरब $10.5 अरब की इंपोर्ट हो रही है तो ये इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। और फिर इसमें जो बड़ा अच्छा काम जिसको जो नज़र नहीं आता नॉर्मली, क्योंकि वो शहरों से दूर है, शहरी सेंटर जो अर्बन सेंटर उनसे दूर होता है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की बात बाद में करते हैं, पहले हम बात कर लें केपी के। सिर्फ केपी में 17 डैम जो हैं उन पे काम जारी है, जो मीडियम साइज़ के डैम हैं, छोटे नहीं। छोटे 3000 डैम बन चुके हैं, 2000 बन रहे हैं, 5000 डैम हम बनाने जा रहे हैं। और जो बड़े साइज़ के डैम हैं वो 10 बने, लेकिन जो मीडियम साइज़ के डैम है सिर्फ केपी में 17 डैम और उनका कमांड एरिया डेवलप होने जा रहा है। 71,000 एकड़ ज़मीन नई आबाद हो रही है। और जब हम गोमलजैम डैम पे जाते हैं तो गोमलजैम डैम भी मीडियम साइज़ का तीसरा बड़ा डैम है पाकिस्तान का, जो हमने बनाया। और उस पर जो उसका जो आप कह लें कि यू कैन से कि कमांड एरिया डेवलप करके 1,91,000 एकड़ हमने ज़मीन आबाद की। इससे पहले 10 साल में पाकिस्तान में टोटल जो नई ज़मीन आबाद हुई 3 लाख एकड़ थी। हमने सिर्फ गोमलजैम डैम पे 1,91,000 आबाद की, 80,000 और आबाद करने जा रहे हैं। जो 17 डैम दूसरे मीडियम साइज़ के, वहाँ ज़मीन डिफरेंट आबाद हो रही है। जिन 5,000 डैम्स की बात कर रहा हूँ, इनमें मैक्सिमम डैम वो हैं जो मर्ज एरिया, जो साबक फाटा का एरिया था, जिसको क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक किसी ने ऊन नहीं किया था। उस एरिए को ना सिर्फ उन लोगों को ना सिर्फ ओन किया, बल्कि उनके लिए उनका जो पेशा था कि वो वार या वार रिलेटेड एक्टिविटीज़ उसमें शामिल होते थे या उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम करते थे, उनको हमने ज़राअत के प्रोफेशन की तरफ, उनको ट्रेड के प्रोफेशन की तरफ, उनको वैल्यू एडिशन के प्रोसेस की तरफ लेके आए। और इस साल में 52 अरब रुपए के उनके स्पेशल फंड्स हैं, जिससे उनकी ज़मीनें आबाद हो रही हैं, जिससे उनके डैम बन रहे हैं, जिसके चेक डैम बन रहे हैं, ज़मीनें डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे सोलराइजेशन हो रही है, सोलर पंप लग रहे हैं, ज़मीनें प्लेन करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, मंडियाँ डेवलप करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, उनको हम जानवर दे रहे हैं। जैसे ग्रेजुएशन में आप कह लें कि इकनॉमिक्स की ज़ुबान में कहते हैं काइंड की शक्ल में जो देना, ग्रेजुएशन उनकी गुर्बत दूर करने के लिए उनको सपोर्ट किया जा रहा है। अमन अमान सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक इलाके थे जहाँ अमन अमान का मसला था, मैसूद और वज़ीर, ये जो वाना का एरिया, वाना के एरिए में मैं रिसेंटली इफ्तिताह करके आया हूँ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ जा रहे हैं 5 रिसर्च स्टेशन का इफ्तिताह करने। गोमलजैम डैम का जहाँ 1,91,000 एकड़ ज़मीन आबाद हुई है, उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। सो इस तरह के फिर अगर आप देखें कि कितनी हाइडल पावर इस वक्त कितनी बन रही है, हाइडल पावर 10,000 मेगावाट से ज़्यादा तारीख में पहली बार बन रही है। और इस वक्त तक हमारे पास जो टोटल पानी, हमारे पास 146 मिलियन एकड़ फीट पानी है, जो सरफेस वाटर है उसका सिर्फ 9% हमारे पास कैपेसिटी थी सेव करने की, स्टोर करने की, उसको डबल करने जा रहे हैं हम, उस वाटर स्टोरेज को डबल करने जा रहे हैं। और 1968 के बाद पहली बार हुआ। फिर हमारे आने से पहले 66 साल में पाकिस्तान में टोटल दरख्त लगे 65 करोड़। इस वक्त हमने पिछली हुकूमत में लगाए 1 अरब और अब लग रहे हैं 10 अरब। वो पिछली हुकूमत एक सूबे तक थी, अब 10 अरब दरख्त लग रहे हैं 5 साल में। और हमसे पहले क्या हुआ, 66 करोड़ दरख्त लगे सारे पूरी हिस्ट्री में। सो आप कह रहे बुनियादी नोयत के काम, ये बुनियादी लगता कहाँ है, शहर से दूर, अर्बन सेंटर से दूर, जहाँ शहर वालों को शायद नजर नहीं आता। इसी तरह पानी डेवलपमेंट वहाँ, नई जमीनें को आबादी वहाँ। फिर अगर बात करें कि ये क्या पूछेंगे इंडस्ट्री का क्या किया, इंडस्ट्री टेक्सटाइल ने 2011 के बाद पहली बार तरक्की की।
फिर आप कह लें कि जो 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 कॉन्फिडेंस लोगों का कि आपके लोग 29 अरब डॉलर आपको भेज रहे हैं, जो 21 अरब से डॉलर से कभी ज़्यादा नहीं आए थे। हाउसिंग इंडस्ट्री, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस वक्त 17-18% के हिसाब से ग्रोथ हो रही है। 40% सीमेंट की प्रोडक्शन में ग्रोथ हो रही है। आपकी ऑटो इंडस्ट्री में 58% से लेकर 80% तक ग्रोथ हो रही है। तो आपकी लास्ट असरात जो हैं, आप IT की बात करें, आप हाउसिंग की बात करें, इसके असरात जो हैं वो आम आदमी ये भी कहता है कि महंगाई है। महंगाई का जो चैलेंज है ये यकीनन आपकी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस पे आप लोग फोकस कर रहे हैं? देखिए, महंगाई के बारे में एक चीज़ समझ लें। आज 2021 है, 2000 आप कह लें कि 2221 में, 2321 में, 2521 में, 3021 में भी ये बात हो रही होगी। महंगाई इज़ ए परमानेंट फिनोमेना। इसको हर वक्त मैनेज करना होता है, हर वक्त हमेशा ही चैलेंज होता है। हमने क्या किया है, आप इस वक्त देखें कि इस वक्त पहली बात तो ये कि मैं क्लेम कर रहा हूँ, सारी दुनिया इसको मानती है और सारी दुनिया ने क्लेम, सर्वे आया कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, 193 मुल्कों में सबसे सस्ता मुल्क। फिर हम कहते हैं कि इकानमी के हिसाब से देखें, इनकम के हिसाब से देखें और अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री है। हमारे जो रैंकिंग है इंटरनेशनली अमीर मुल्कों में या पर कैपिटा जो इनकम है हमारी, उसमें हम दो तरीके हैं उसको नापने के, एक नॉमिनल GDP और दूसरा है PPP GDP। वो एक के हिसाब से हम हैं तकरीबन कोई 155-56 नंबर पे और दूसरे में है 143वें नंबर पे। हाँ, इसका मतलब है कि 193 मुल्कों में अगर 143वें नंबर पे हैं तो हम 50 मुल्कों से ज़्यादा अमीर हैं। जिन 50 मुल्कों से हम ज़्यादा अमीर हैं उनसे भी हम चीज़ें सस्ती बेचते हैं, हमारे पास चीज़ें सस्ती अवेलेबल हैं, हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं। दूसरा इसमें यह है कि हमने किया क्या है, जो देखिए फिर भी कुछ लोगों को चीज़ें महंगी लगती हैं। तो पहले उसमें यह है कि 936 अरब का सपोर्ट प्रोग्राम जो आया है, पहली बार आया पाकिस्तान में, 256 अरब रुपये एहसास प्रोग्राम में और 680 अरब रुपये सब्सिडी की शक्ल में। तीसरी इसमें बात इंपॉर्टेंट जो है वो ये नोट करें कि अब अगर हाउसिंग की बात, ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ये थी बात बॉटम अप की। अगली बात करें ट्रिकल डाउन की, कि इस वक्त हाउसिंग इंडस्ट्री तरक्की करने लगी है, उसका नतीजा ये हुआ कि आप खुद अभी यहाँ से निकल के पता करें कि आज से 2 साल पहले मजदूर की तनख्वाह कितनी थी। सबसे ज़्यादा अनस्किल्ड जो लेबर है वो कंस्ट्रक्शन में काम करती है। जो कंस्ट्रक्शन में करने वाली काम लेबर थी उसकी तनख्वाह थी पर दिहाड़ी उसकी थी 700 रुपया, 700 रुपये पर डे उसको मिलता था। आज उसको 1000 से 1100 रुपये मिल रहा है। फिर अगर देखें मिस्त्री की तनख्वाह उस वक्त 1300 रुपये थी, आज उसकी 1900, 1800, 1900 या 2000 रुपये मिल रही है। फिर सबसे मजदूर जो गरीब तबका इस मुल्क का वो किसान था। किसान जो आप कह लें तकरीबन 83 लाख घराना है, उसको 1100 अरब रुपये साल ज़्यादा मिला। सो मैं बात करूं, जो अनस्किल्ड की बात कर लूं, मैं मज़दूर की बात कर लूं, मैं किसान की बात कर लूं, तो उसकी इनकम बड़ी है उस, और जहां जहां कहीं कसर है, जहां कहीं गैप है, उसको हम 936 अरब से पूरा कर रहे हैं। सो हमने इस मुल्क में मुआशी और समाजी इंसाफ को कायम किया है। ये हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये विजन था, ये उनका मुआशी और समाजी इंसाफ है। इसी का वादा किया गया था, इसी को मदीने की रियासत कहा गया था। और मदीने की रियासत आपको याद होगा, सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अमीर नहीं थी। मदीने की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे 2 पत्थर बंधे थे, सहाबा के पेट पे 1 पत्थर था। कहने का मतलब ये कि लोगों के साथ समाजी और मुआशी इंसाफ मौजूद था, रूलर और अवाम के साथ एक जैसा सलूक होता था। लेकिन लोगों को ट्रस्ट था, लिहाजा मदीने की रियासत ने तरक्की की और बड़ी जल्दी फिर अमीर हो गई। इसी तरह आज यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ये मुल्क पहली बार हैव के लिए और हैव नॉट दोनों के लिए, गरीब और अमीर का मुल्क ये पहली बार बनने जा रहा है। पहले ये मुल्क अमीर का मुल्क था, सिर्फ गरीब इसमें सिर्फ सर्व करने आया था। उसके लिए ना कानून था, ना उसको कोई सपोर्ट थी। यहाँ सपोर्ट भी अमीर को थी और यहाँ पे कानून की सपोर्ट भी सारी अमीर को थी। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा, मुआविन खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी वज़ीर आज़म के हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि उनकी हुकूमत का मकसद सियासी और समाजी इंसाफ मुहैया करना था आवाम को, और हुकूमत इसी मिशन पर रमा दवा है। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।